प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका ने अभी जो नई टैरिफ नीति लागू की है, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज के निबंध का विषय है। यानी अमेरिका की टैरिफ नीति और भारत पर उसका प्रभाव। इंडिया टुडे ने अपने एक अंक में इसे बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उस अंक में शीर्षक डाला है, कैसे निपटे ट्रंप से। तो इस जो ट्रंप की टैरिफ नीति है उसे हम बहुत संक्षिप्त में समझेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया कदम है, और कुछ लोग इसे ट्रंप की सनक तक कह दे रहे हैं। पर वास्तव में ये क्या है, और एक यदि निबंध में आया तो आपको किन बिंदुओं को ध्यान में देना पड़ेगा और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ा है, शुरुआत हम वहीं से करेंगे ताकि आप इस टैरिफ वाले कार्य की गंभीरता को समझ सके। देखिएगा, निबंध का एक हिस्सा आ रहा है इंडिया टुडे का, इसको आपको लिखना है। ये फैक्ट जरूर आना चाहिए जब भी आप निबंध लिखें। वित्त वर्ष 24 में भारत ने अमेरिका को 77.5 अरब डॉलर, 6.7 लाख करोड़ रुपए, यानी 6.7 लाख रुपए को करोड़ में, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी ये आंकड़े हैं, कितने बड़े आंकड़े हैं। 77.5 अरब डॉलर या 6.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य का वाणिज्यिक सामान निर्यात किया, और उससे 42.2 अरब डॉलर, 3.6 लाख करोड़ रुपए मूल्य का आयात किया। ध्यान से फिर से सुनिए, 77.5 अरब डॉलर का निर्यात और 42.2 अरब डॉलर का आयात, यानी हमारा निर्यात अमेरिका को ज्यादा था और आयात हमारा कम था। इससे भारत को 35.3 अरब डॉलर की व्यापार बढ़त हासिल हुई, यानी भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में रहा। हमारे तरफ से किया गया निर्यात अधिक है, आयात कम है। अमेरिका ने धारा 232 के तहत पहले 12 मार्च को स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाया, और फिर 26 मार्च को उतना ही ऑटो और ऑटो कल पुर्जों पर टैरिफ लगा दिया। अब इससे क्या होगा, 25% टैरिफ लग गया, मतलब 100 रुपए का सामान अब 125 में बिकने लगेगा। तो भारत का सामान अमेरिका में क्या हो गया, महंगा हो गया। तो हमारा निर्यात इससे क्या होगा, अब प्रभावित होगा। अगर ये टैरिफ बने रहते हैं तो इन क्षेत्रों के निर्यात के आंकड़े भारी गोता लगा सकते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र ने पिछले साल अमेरिका को 17.6 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था। यही सबसे ज्यादा झटका खा सकता है। इस साल उसका 5 अरब डॉलर का कारोबार साफ हो सकता है। समझिएगा, 5 अरब डॉलर का कारोबार साफ हो सकता है, यानी हमारे व्यापार पे कितने का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, 5 अरब डॉलर का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके ज्यादातर निर्यातक कुटीर, लघु और मझोले उद्यमों के हैं। एमएसएमई सेक्टर जो कहलाता है, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो उद्यम हैं, एमएसएमई सेक्टर, जो देश में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आर्थिक प्रगति में, वो इससे नुकसान उठाएंगे। ये इस लेख की शुरुआत है। मतलब ट्रंप की इस नीति से भारत को व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, विश्व को भी व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसको हमें गंभीरता से समझना है, और इस झटके से हम बाहर कैसे निकलें, इसके उपाय भी सुझाना है। तो पहले तो समझिए, ये कहानी बहुत वर्षों पहले 1990 के दशक से समझिए शुरू होगी, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारी भरकम अपने क्या किए, आयोजन किए, लोगों को, विश्व को एक ग्लोबल व्यापार सेक्टर में बदलने के लिए प्रेरित किया। खुलाकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये वाला दौर था। उस समय ये माना जा रहा था कि जो विकासशील देश हैं, यानी भारत और भी ऐसी कंट्रियां जो विकासशील देश हैं, उनके मार्केट पर विकसित देशों की नजर थी। यानी वो चाहते थे कि भारत में मुक्त तरीके से विकसित देशों का व्यापार हो। इसीलिए WTO की स्थापना की गई। गेट प्रस्ताव, डंकल के चर्चे बहुत होते थे उस दशक में। ऐसा लग रहा था कि भारत का मार्केट पूरे विश्व के लिए खुल जाएगा, तो इससे भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। पर इसका उल्टा भी संभव था।
यदि भारत का मार्केट विश्व के लिए खुलेगा तो भारत के लिए भी विश्व का मार्केट खुल जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उस ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया और विश्व बाजार में हमारी बढ़त हो गई, हमारी पहुंच बढ़ गई। तो जो लोग पहले ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में थे वो ग्लोबलाइजेशन से भागने लगे। उनका सामान बिक रहा है, उनको फायदा हो रहा है तो अच्छा, और यदि हमारा मार्केट वहां बन रहा है तो वो क्या करेंगे, इस तरह की नीति से पीछे हट जाएंगे। ये मैंने आपको संक्षेप में समझाया। अब इसे हम विभिन्न इस निबंध के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप शुरुआत ये कर सकते हैं कि ट्रंप ने क्या कर दिया है। देखिए, इंट्रोडक्शन ऐसा भी लिखा जा सकता है, हर कोई जानता है कि ट्रंप के खतरनाक टैरिफ आने वाले हैं। टैरिफ का मतलब शुल्क समझ लीजिए। लेकिन जब वे आखिरकार आए तो हर ओर अफरा तफरी मच गई। दुनिया भर में शेयर और कमोडिटी बाजार ढह गए, डॉलर के मुकाबले प्रमुख मुद्राएं लुढ़क गई और वैश्विक मंदी की चर्चा फिर से सुर्खियों में छा गई। तो ये दुनिया पर तुरंत प्रभाव पड़ा, शेयर मार्केट पे प्रभाव पड़ा, कमोडिटी एक्सचेंज पे प्रभाव पड़ा, वैश्विक मंदी का खतरा आ गया। अब भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो चीन और वियतनाम जैसे अपने कुछ प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारत अपेक्षाकृत कम टैरिफ के साथ थोड़ी राहत में रहा, क्योंकि उसने 2 महीने से थोड़े ही समय पहले अमेरिका के साथ एक बहु क्षेत्रीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब प्रभाव तो हमको भी पड़ रहा है, लेकिन चीन ने जैसी प्रतिक्रिया दी, अमेरिका ने तो उस पर 125% वाला टैरिफ लाद दिया, और चीन हमारा बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है आर्थिक क्षेत्र में। तो हम थोड़े प्रसन्न रह सकते हैं कि चीन और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारत थोड़ी राहत में है। इसके पीछे एक कारण भी है कि हमने अमेरिका के साथ बहुक्षेत्रीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक करने की योजना शामिल है। यानी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक बढ़ेगा, ऐसा भारत का और अमेरिका का लक्ष्य है। भारत से व्यापार करना अमेरिका की भी मजबूरी है, अमेरिका की भी चाहत है, इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच निगोसिएशन होगा। और आप अभी जान ही रहे हैं कि अमेरिका की ओर से भारत की यात्रा पर कौन आए हैं। कमेंट करके बताइएगा, थोड़ी देर में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। और हम भी अपने कई सेक्टर अमेरिका को देंगे, रक्षा से जुड़े क्षेत्र जहां पर हम अमेरिका से सामान मंगाएंगे, और हम इस टैरिफ को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आप समझेंगे। झटका चीन के लिए ज्यादा रहा, वियतनाम के लिए ज्यादा रहा, लेकिन भारतीयों को भी झटका पहुंचा है, लेकिन कम टैरिफ कोई राहत नहीं थी। सभी सेक्टरों के भारतीय कारोबार फिलहाल अमेरिकी टैरिफों से होने वाले नुकसान का न सिर्फ अमेरिका को अपने निर्यात का, बल्कि टैरिफ से अस्त व्यस्त हुए दुनिया भर के बाजारों का भी आकलन करने में व्यस्त हैं। वे आने वाले समय में मांग में कमी झेल सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने 90 दिन की मोहलत दे दी है, मगर हवा में दहशत घटी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं इंडिया टुडे में, एमजी अरुण का ये आलेख है। तो इन शब्दावली को आप अपने निबंध के लिए यूज कर सकते हैं। हवा में दहशत घटी नहीं है, मतलब 90 दिन का टैरिफ से राहत का समय तो दिया है, पर 90 दिन बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं, उनका ट्रंप कार्ड अभी सामने नहीं आया है। 90 दिन के लिए दुनिया उथल पुथल के दौर में गुजर गई है। सबको मांग में कमी, वैश्विक मंदी, इस तरह के नुकसान का डर सताने लगा है। आगे बढ़ते हैं। भारत को और क्या क्या नुकसान हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, ये तो हमारा तनाव में जा ही रहा है, आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया। साथ ही देखिए भारत के किस सेक्टर पर और प्रभाव पड़ेगा, तो रत्न और आभूषण वाला सेक्टर है, उस पर भी हमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या है, रत्न और आभूषण, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर को तो नुकसान हो रहा है। यही बात मतलब सभी सेक्टर में नुकसान होगा, बड़ा नुकसान। देखिए यही बात रत्न और आभूषण क्षेत्र पर भी लागू होती है, जो अमेरिका को 11.6 अरब डॉलर, 1 लाख करोड़ रुपए का, करोड़ रुपए भी कितने में, 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है। आंकड़ों को समझिए, गंभीरता को। हमारा रत्न और आभूषण क्षेत्र अमेरिका को 11.6 अरब डॉलर, 1 लाख करोड़ का निर्यात करता है, और ऑटो कल्प ऊर्जा क्षेत्र अमेरिका को 6.8 अरब डॉलर का निर्यात करता है।
निर्यातकों का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका को भारत के ज्वेलरी निर्यात का 50% खत्म हो सकता है। यानी अभी जो बिजनेस हो रहा है अमेरिका के साथ, वो बिजनेस आधे पे आ जाएगा। तो ये तो मार्केट के लिए बड़ा खतरा है। इस अंधी सुरंग से निकलने का रास्ता क्या है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि इसे जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर के रूप में देखा जाए, लेकिन भारतीय कारोबार के लिए यह संकट बहुत ज्यादा गहरा है। अब हमें दूसरे मार्केट खोजने पड़ेंगे। अमेरिका से हमारा बिजनेस कम होगा तो या तो हम अमेरिका से ही बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ निगोशिएशन करेंगे, कुछ शर्तों पर बातचीत करेंगे, या अमेरिका से हट करके दूसरे बाजारों की तलाश करेंगे। अमेरिकी बाजार से इतर एक विकल्प, अब हम कहाँ जा सकते हैं? एक विकल्प यूरोप, अफ्रीका या पश्चिम एशिया हो सकते हैं। मतलब अब हम यूरोप में भी मार्केट खोजेंगे, अफ्रीका में भी खोजेंगे और पश्चिम एशिया में भी खोजेंगे, और इसे कई उद्योग तलाशेंगे। लेकिन नए बाजारों में ग्राहक बनाना आसान नहीं होगा। हमको नया मार्केट तलाश करना है। जमा जुमाया मार्केट हमारा क्या हो रहा है? बिखर रहा है। अब इस बाजार में और एक बड़ा खतरा आने वाला है, इनडायरेक्ट खतरा। चीन के ऊपर तो ज्यादा टैरिफ लाद दिया गया है, देखिए। इसके अलावा चीन को अमेरिका निर्यात पर 125% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। हम पर 25%, तो कहां चीन पर 125%। मतलब उसका सामान तो इतना महंगा हो जाएगा अमेरिका में कि अमेरिका का मार्केट से चीन को हटना पड़ेगा। चीन को अमेरिकी निर्यात पर 125% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, तो वह भी तेजी से नए बाजारों में प्रवेश करेगा। यानी हम एशिया में सामान बेचना चाहेंगे, अफ्रीका यूरोप में बेचना चाहेंगे, तो चीन भी बेचना चाहेगा, और चीन और भारत के बीच कंपटीशन शुरू होगा। चाइना का सामान आप जानते ही हैं, सस्ता भी होता है, टिकाऊ भी होता है, आकर्षक भी होता है। भले बिगड़ जाए लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करता है। जान रहे हैं आप इन चीजों को। तो चीन भी तेजी से नए बाजारों में प्रवेश करेगा और मौजूदा बाजारों को सस्ते माल से पाट देगा। यही काम वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे देश भी करेंगे। मतलब एक फिर से दुनिया के सारे देशों में बाजार को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो कई देशों में भारतीय निर्यातकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। अब किसी किसी क्षेत्र को छोड़ा गया है, जैसे दवा उद्योग जैसे अन्य क्षेत्र, जिन्हें फिलहाल बख्श दिया गया है, आस लगाए हुए हैं कि टैरिफ वृद्धि 10% से ज्यादा न हो। उससे ज्यादा लगाई गई तो जेनेरिक दवा निर्यात को नए बाजार तलाशने पर मजबूर होना पड़ेगा। सभी उद्योगों की उम्मीदें अमेरिका के साथ, अब देखिए ये समाधान है, सभी उद्योगों की उम्मीदें अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते और इस वर्ष यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार करार पर टिकी हुई है। अब आप आगे चर्चा में जानेंगे, एक तो होता है बहुपक्षीय व्यापार समझौता, मल्टीलेटरल नेगोशिएशन वाली जो बात आती है, बहुपक्षीय व्यापार समझौता, दुनिया के कई देश आपस में मिल करके व्यापार समझौता करते हैं। और एक होता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जिसमें दो देश आपस में बात करते हैं। तो इसके पहले का जो दौर था बहुपक्षीय व्यापार समझौते का था, क्षेत्रीय व्यापार संगठनों का दौर था। अब अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार समझौते से हट रहा है, वो चाहता है द्विपक्षीय व्यापार हो। यानी जिसको मेरे से बिजनेस करना है आए, मैं उससे 1 to 1 बात करूंगा, और हमारा अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौता चल रहा है। तो सभी उद्योगों की उम्मीदें अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते और इस वर्ष यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार करार पर टिकी हुई है। अंत में एक अहम बात, एमएसएमई को बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। यह उद्योग सरकार से अधिक मदद की मांग कर रहा है ताकि नए बाजारों के दोहन में मदद मिले और अधिक पूंजी सहायता उपलब्ध हो। व्यापार सिर के बल है, यानी बड़ा खतरा है, पलट गया है व्यापार। अब भारतीय उद्योग संकट से उबरने के अच्छे तरीके खोजे और इसे अवसर में बदलें। तो ये तो समस्या हुई। अब आप निबंध में जानते हैं कि समस्या के बाद हमें समाधान पर जाना पड़ता है। तो समाधान के 5 बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं, और आप में से थोड़ी देर पहले मैंने एमएसएमई सेक्टर का फुल फॉर्म बताया था। जितने विद्यार्थी समझ जा रहे हैं एमएसएमई सेक्टर क्या है, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इस समस्या का समाधान इंडिया टुडे के ही लेख में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, जो योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक निबंध में आया। उन्होंने 5 बिंदुओं में इस समस्या का समाधान सुझाया है। इन 5 बिंदुओं को आप पहले अपने दिमाग में डालें, और इंडिया टुडे का फिर एक कलात्मक क्या देखें आप, यहाँ पर एक बहुत ही कलात्मक डायग्राम देखें जिसमें सुनामी दिखाई जा रही है।
ये सुनामी व्यापार के लिए है और ये सुनामी ट्रंप की सुनामी है। अब इस सुनामी से यानी इस संकट से निपटने के भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं? पहला विकल्प कम टैरिफ। ध्यान से समझिएगा, हम अमेरिका का जो सामान भारत पर आता है उस पे टैरिफ को कम कर दें। अमेरिका चाहता ही है कि उसके सामान पर टैरिफ कम हो। तो टैरिफ कम करने से क्या हमें एकदम से नुकसान होगा? नहीं होगा। देखिए लिखा है, इससे घरेलू उत्पादन की लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी। भारत का विकल्प पहला, वो कम टैरिफ के रास्ते पर जा सकता है, निगोशिएशन करेगा। अमेरिका हमारे सामान पर टैरिफ घटाएगा, हम अमेरिका के सामान पर टैरिफ घटाएंगे और कम टैरिफ की नीति से उत्पादन लागत घटेगी। कैसे घटेगी समझना, बड़ा सिंपल उदाहरण मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक बाइक है, वो बाइक असेंबल हो रही है या किसी भी प्रकार से बाइक भारत में बन रही है, पर उसके बहुत सारे कल पुर्जे विदेशों से आ रहे हैं। उसका क्लच प्लेट किसी दूसरे देश से आ रहा है, उसका गियर बॉक्स किसी दूसरे देश से आ रहा है, उसका इंजन किसी तीसरे देश से आ रहा है और सब देशों से आने वाले सामान पर हमने भारी टैरिफ लगाया है। तो उसके सारे पार्ट्स की कीमत बढ़ती जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? वो बाइक महंगी हो जाएगी। तो टैरिफ को कम करना अच्छी बात है, ये मान के चलें आप। टैरिफ को लेकर के जो बार बार झगड़ा झंझट हो रहा है कि हम टैरिफ कम करेंगे, क्यों करेंगे, अमेरिका कम करे, तो हम टैरिफ कम कर सकते हैं। विपक्ष की पार्टियां भले आलोचना करें, पर एक विकल्प हो सकता है, ये आर्थिक दृष्टि से सही विकल्प है, अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया जा रहा है। तो आप पहला विकल्प याद रखें, समस्या के समाधान का पहला कदम कम टैरिफ। इससे घरेलू उत्पादन की लागत घटेगी और उनमें प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी। यदि भारत में बनने वाली कोई बाइक सस्ती हो गई, भारत में बनने वाली कोई भी उत्पाद भारत में सस्ता हो गया, तो दूसरे देशों के उत्पादन से वो मुकाबला करेगा। दूसरा, विनिमय दर में अवमूल्यन की अनुमति, तो जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको थोड़ा गिरा दे। तीसरा, ब्रिटेन, ईयू और दूसरे बड़े देशों से मुक्त व्यापार समझौता करें। अभी हम अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हैं, तो हमें अब मार्केट नया खोजना पड़ेगा। पहले भी चर्चा हो रही थी, हम ब्रिटेन से व्यापार कर सकते हैं और भी किसी दूसरे यूरोपीय देश से व्यापार कर सकते हैं। ईयू का मतलब आप जान ही रहे हैं, यूरोपीय यूनियन। तो हम यूरोपीय यूनियन से यानी यूरोप के देशों से व्यापार बढ़ाएं और भी किसी बड़े देश से व्यापार बढ़ाएं, हमारी बड़े मार्केट तक पहुंच बनेगी, हमारे पास बहुत सारा व्यापार का सेक्टर रहेगा, तो अमेरिका के इस टैरिफ वाले वार से हम निपट पाएंगे। चौथा पॉइंट बेहद जरूरी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। चीन को क्षेत्रीय व्यापार संगठनों में शामिल हो। ध्यान से समझिएगा, भारत किसमें शामिल हो? क्षेत्रीय व्यापार संगठनों में शामिल हो। चीन को ड्यूटी फ्री पहुंच मिल जाने का डर अगर भारत को RCEP में शामिल होने से रोक रहा है, तो वह CPTPP में शामिल होने की अर्जी दे सकता है, जिसमें 12 देश हैं, पर कौन नहीं है? चीन नहीं है। इसको समझिएगा क्या है। हमने RCEP पर हस्ताक्षर करने से मना किया। क्या है RCEP? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय, यानी क्षेत्रीय व्यापार समझौता था, जिसमें कुछ हमारे आसपास के देश, एशियाई देश, एक क्षेत्रीय संगठन बना रहे थे। क्षेत्रीय संगठन आपस में जुड़े देशों को टैरिफ में छूट देता है, आपस में जुड़े देशों को व्यापार सुविधाएं देता है। अब उस क्षेत्रीय संगठन में चीन भी शामिल था। यदि भारत शामिल हो जाता, तो जो वो छूट देता, वो छूट चीन को भी मिलती। तो चीन का सामान वैसे ही भारत में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यदि हम शुल्क मुक्त पहुंच दे देते भारत चीन के सामान को, तो और ज्यादा चीन का सामान भारत में आता। इसलिए हमने RCEP पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर। तो अब क्या करें? अब तो अमेरिका पर भी हम ज्यादा बिजनेस के लिए निर्भर नहीं रह सकते, तो अब हम एक और संगठन में जा सकते हैं। एक अच्छा सुझाव है। वो कौन सा संगठन है? CPTPP, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इस फुल फॉर्म को दिमाग में रखें, CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें 12 देश हैं, लेकिन चीन नहीं है। तो इस संगठन से यदि भारत जुड़ेगा, क्षेत्रीय संगठन से, तो हमारा क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, यदि हम अमेरिका से व्यापार निर्भरता बढ़ाना चाहते हैं, तो क्षेत्रीय व्यापार की तरफ आए।
और क्षेत्रीय व्यापार में यदि हम ज्यादा भागीदारी करते हैं तो चीन से दिक्कत है, तो हम ऐसे क्षेत्रीय संगठन में जुड़े जिसमें चीन शामिल ना हो। सरल सी बात है। तो हम चीन से भी बचेंगे और अमेरिका के साथ हमारे होने वाले नुकसान को काउंटर बैलेंस कर सकेंगे। तो ये सुझाव आप समझ रहे होंगे, निबंध में आप इसे अपनी तरफ से सुझा सकते हैं। टेरिफ कम करना एक सुझाव है, विनिमय दर में अवमूल्यन एक्सचेंज रेट को क्या करना और नीचे गिराना, ये एक सुझाव है। ब्रिटेन, ईयू और दूसरे देशों से हम फ्री ट्रेड क्या करें, एग्रीमेंट करें, ये एक सुझाव है। और हम क्षेत्रीय व्यापार संगठनों में शामिल हो जाएं, ये एक सुझाव है। अब देखिए फिर से आपके कॉन्सेप्ट को जो मैं शुरू में बता रहा था उसको मैं और क्लियर करते चलता हूं कि ये सब बातें कहां से आती हैं, उदारीकरण के दौर से, विश्व व्यापार संगठन के दौर से। हमने परंपरागत रूप से विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता MTN मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के जरिए व्यापार उदारीकरण का समर्थन दिया है। एक समय था हर किसी को कहा जा रहा था उदारीकरण की नीति का पालन करो, ग्लोबलाइजेशन की नीति का पालन करो, पूरे दुनिया को मजबूर किया जा रहा था बड़े राष्ट्रों के द्वारा। अब अपने ऊपर प्रॉब्लम आते देखे तो, लेकिन अमेरिका और अन्य सभी देशों ने MTN को तज कर चुनिंदा देशों के साथ प्लूरिलेटरल समझौतों की ओर रुख कर लिया है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। भारत के मार्केट को खोलना है, एशियाई देशों के मार्केट को खोलना है, तो विश्व व्यापार संगठन बोलेगा उदारीकरण की नीति पे आओ, MTN का पालन करो, मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन पे आओ। उनको खतरा है तो मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे सब अश्लील की भाषा में ऐसे दोगलेपन से कैसा निपटा जाए, निपटने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत करना। मैं पिछले वीडियो में भी बोल रहा था, जब पाकिस्तान को कहा गया UNO के द्वारा कि वो पाक अधिकृत कश्मीर से पीछे हट जाए, जनमत संग्रह होगा, पाकिस्तान नहीं हटा और हम आज तक यानी लंबे समय तक वेट करते रह गए कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी मदद करेगा। आपकी मदद आपसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। किसी भी समस्या का, चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, सही समाधान राष्ट्र की मजबूती में। इसलिए हर नागरिक को राष्ट्र की मजबूती में 24 घंटे जुट जाना चाहिए। तो देखिए, अब वो देश जो कभी उदारीकरण के समर्थक थे, अब वो क्या हो गए हैं, MTN को छोड़ दिए हैं, जिसमें अमेरिका खुद छोड़ चुका है। अब वो कहां पर जा रहे हैं, चुनिंदा देशों के साथ प्लूरिलेटरल समझौते की ओर जा रहे हैं। ऐसे समझौतों में बड़ी संख्या में देशों को सहमत करने की जरूरत नहीं होती और वे बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेशक संरक्षण जैसे टेरिफ मुद्दों पर प्रगति की भी अनुमति देते हैं, जिसका MTN ने विरोध किया जाता है। इस स्थिति में FTA के जरिए ही बड़े बाजारों तक पहुंचा जा सकता है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस संदर्भ में यूरोपीय यूनियन या UK FTA विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये एक सिंपल सी बात बताई गई कि कैसे बड़े देश MTN से पीछे हट रहे हैं, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। इसके अलावा और क्या होगा भाई, हमें अपने उद्योग और अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी बनाने का मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्ट इतना बेस्ट क्वालिटी का बने कि वो दुनिया में बिके, हमारा प्रोडक्ट इतना कम लागत पे बने कि वो दुनिया में बिके। भाई आज भी तो भारत में हम विदेशी सामान ले ही रहे हैं ना। होंडा की मोटरसाइकिल बिक रही है, किया की कार बिक रही है, ऐसी कितनी विदेशी कंपनियां हैं। रेनॉल्ट की डस्टर गाड़ी बिक रही है, सभी बाहर की कंपनियां हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बड़े दक्ष हैं। तो वैसे ही हम लागत घटाएं और टेक्नोलॉजी में क्या हो जाएं, दक्ष हो जाएं। अपने हम उद्योगों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं, इन सजेशंस को आप नीचे लिखेंगे। क्या है ये सजेशन, देखिए। पहला, सरकार को आला दर्जे के बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़ा देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती है और उद्योगों के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए उसकी भी चुनौती है। उद्योगों के लिए जैसा वातावरण चाहिए, याद करें टाटा ने सिंगूर में अपना संयंत्र लगाने का प्रयास किया, पश्चिम बंगाल में विरोध हुआ, फिर उधर पलट करके भी नहीं देखा प्राइवेट कंपनीज ने, और इसका नुकसान पश्चिम बंगाल को हो रहा है। तो हम व्यापार के अनुकूल माहौल पैदा करें, उद्यम के अनुकूल माहौल पैदा करें, बुनियादी ढांचे का विकास करें, जमीन की उपलब्धता में सुधार करें। नंबर 2,
यानी उद्यम लगेगा कैसे, जब तक उन्हें हम जमीन मुहैया ना कराएंगे। तो जमीन की उपलब्धता हो सके, मानव पूंजी की गुणवत्ता में सुधार करें, हमारे पास बहुत इफिशियंट लोग रहें, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव्ड लोग रहें, और केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, मतलब उद्योगपति को जब तक बिजनेस करने में सहजता सरलता महसूस नहीं होगी, तब तक उद्योग तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ सुझाव हैं जिनको आप अपने लेख में लिख सकते हैं। एक और लेख देखिए शिवशंकर मेनन जी का, जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव हैं। उनका कहना है, हेडिंग देखिए, इसे कहते हैं नई विश्व अव्यवस्था, नॉट विश्व व्यवस्था। मतलब ट्रंप ने अपने इस खतरनाक निर्णय से या एक ही झटके में लिए गए निर्णय से विश्व में अव्यवस्था फैला दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बमुश्किल 2 महीने में ही दुनिया की भू राजनीति में जारी बदलाव को स्पष्ट कर दिया है। हम अमेरिका के, अब ये बड़े पॉइंट बढ़िया बता रहे हैं, सुनिए, हम अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के खात्मे और एकजुट भू राजनीतिक ताकत के रूप में पश्चिम के पतन के गवाह बन रहे हैं। मतलब अमेरिका विश्व राजनीति से पीछे हट रहा है, वो अमेरिका फर्स्ट पे जा रहा है। एक समय दुनिया के किसी देश को खतरा होता था तो अमेरिका की ओर वो देखता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार अमेरिका की निर्णायक भूमिका, सेकंड वर्ल्ड वार अमेरिका की निर्णायक भूमिका, हर जगह अमेरिका पहुंचता था। अब वो उदासीन हो गया। यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है, होने दिया। अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। मतलब अब वो विश्व का वैसा लीडरशिप नहीं करना चाह रहा है, पहले अपना भला करना चाह रहा है। और भी कई बातें। हम अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के खात्मे और एकजुट भू राजनीतिक ताकत के रूप में पश्चिम के पतन के गवाह बन रहे हैं। पश्चिम भी एकजुट भू राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई है, अब नहीं रह गई है। इसीलिए तो ये हमारा समय है बोलते हैं। यदि भारत ने इस समय को बहुत अच्छे से भुनाया या अपने को बहुत मजबूत किया, जमीनी हकीकत अभी हमारी और अधिक मजबूती मांग रही है। हम एकदम से अभी आर्थिक रूप से विश्व में बहुत बड़े लीडर नहीं बने हैं अन्य देशों की तुलना में, पर फिर भी हमारे लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। तो हम क्या क्या चीज देख रहे हैं? अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के खात्मे और एकजुट भू राजनीतिक ताकत के रूप में पश्चिम के पतन के गवाह बन रहे हैं। साथ ही वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली उदार ताकत का अवसान देख रहे हैं। यानी ये वैश्वीकरण के बाद का दौर है, वैश्वीकरण अवसान की ओर जा रहा है अमेरिका के इन सब कदमों से। यकीन मानिए, अब यहीं पर आपको उत्तर मिलेगा कि ट्रंप ने ऐसा सहसा कर दिया क्या? लोग उन्हें सनकी व्यक्ति तक कहने में परहेज नहीं करते। तो आपको किसी भी राजनीतिज्ञ को समझना है तो उस देश की पूरी पृष्ठभूमि को समझिएगा। समझिए ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। बोलना पड़ रहा है शिवशंकर मेनन को, मजबूती से बोलना पड़ रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, यकीन मानिए कि अमेरिका में अब हम जो संरक्षणवाद, अलगाववाद और नस्लवाद से करीबी वाला राष्ट्रवाद देख रहे हैं, यानी अब अमेरिका दुनिया से अलग हो रहा है, अपने ही आपके किस में जा रहा है, वो भलाई में जा रहा है। वह कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का इन नीतियों को अपनाना वहां लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक रुझानों का नतीजा है। यानी वहां की जनता ऐसा चाह रही थी। ट्रंप ने भांपा और अपनी जनता की भावनाओं को विश्व मंच पर मजबूती से रखा। इसका मतलब है कि इनके लंबे समय तक रहने की संभावना है। ट्रंप ने 90 दिन का आश्वासन दिया है, मतलब बातों को थोड़ा लंबा खींच दिया है ट्रंप ने 90 दिन के लिए, सब तरफ अर्थव्यवस्था को डगमगाते देखकर। लेकिन 90 दिन बाद ट्रंप एकदम से बैकफुट पे नहीं जाने वाले हैं, ये अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके लंबे समय तक रहने की संभावना है और पुराने दौर में लौटना संभव नहीं होगा। उन पर अमल का तरीका निश्चित ही उनका अपना है। आने वाले कई वर्षों तक अमेरिका और यूरोप अपने आंतरिक पुनर्गठन और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उलझे रहेंगे। यानी ये चीजें अभी लगातार चलती रहेंगी, विश्व इनसे बाहर नहीं आ पाएगा। इस बदलाव के दुनिया और भारत पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। ट्रंप के टैरिफों और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, प्रतिबद्धताओं और संस्थाओं को छोड़ने का मतलब है अमेरिका दुनिया से दूर हो रहा है। क्या करे भारत? भारत को अपने प्राथमिक हितों, खास तौर पर भारत के बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही कठोर अंतरराष्ट्रीय माहौल का सामना करना पड़ेगा। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय माहौल एकदम कठोर हो चुका है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। क्या वैश्वीकरण
जिसका चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी था, अमेरिका के बिना दुनिया में जारी रह सकता है? यानी वैश्वीकरण आया था तो इसे भारत के लिए खतरा समझा गया था और वैश्वीकरण से भारत ने चीन के बाद सबसे ज्यादा लाभ उठा लिया। वर्ल्ड मार्केट तक हमारी पहुंच हुई और उस वैश्वीकरण से अब अमेरिका पीछे हट गया। तो क्या अमेरिका के बिना वैश्वीकरण दुनिया में जारी रह सकता है? यानी एक निबंध का शीर्षक ये बनेगा बच्चों, वैश्वीकरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, बस इतना लिख देगा। तो सारी चीजों को मिला करके आपको वैश्वीकरण की शुरुआत से लेके अमेरिका के पीछे हटने तक की चीजों को लिखना पड़ेगा, तो आपका एक और निबंध तैयार होगा। क्या होगी उसकी शीर्षक? वैश्वीकरण वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इस पर संदेह है, यह अतीत के अनुभवों से जुड़ा है और इसकी वापसी की उम्मीद नहीं है। अधिक संभावना यह है कि विश्व अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद बढ़ेगा, लोग अपने अपने व्यापार पर ज्यादा जोर देंगे, क्षेत्रीय व्यापार गुटों पर फोकस रहेगा। जैसे पहले भी बोल रहे थे कि अब क्षेत्रीय व्यापार गुट आपस में जुड़कर व्यापार करना चाहेंगे। इसमें भी विकासशील देशों के कमोडिटी निर्यातकों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इतनी लंबी शब्दावली का प्रयोग ना करोगे तो विश्व के सामने आर्थिक मंदी का संकट आएगा। भारत ही अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था है जो किसी भी क्षेत्रीय व्यापार समूह का सदस्य नहीं है, इससे उस पर गंभीर असर पड़ेगा। मतलब हम जल्द से जल्द किसी क्षेत्रीय व्यापार समूह के सदस्य बने। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा मैंने किस क्षेत्रीय व्यापार समूह का जिक्र किया था। ट्रंप चीन को फिर से बड़ा बना सकते हैं। चीन पहले से ही एशिया और काफी हद तक विकासशील देशों का आर्थिक केंद्र है। अमेरिका प्रशासन के टेरिफ और अन्य कदमों ने विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत किया है। अगर चीन के लिए अमेरिकी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत समेत दुनिया के बाकी हिस्सों में चीनी औद्योगिक निवेश और निर्यात की बाढ़ आ जाएगी। यानी गंभीर समय है राष्ट्र के लिए सोचने का। अगर ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका चीन के खिलाफ अपने ऊंचे शुल्क और दूसरे आर्थिक कदमों को जारी रखता है तो चीनी अर्थव्यवस्था को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के लिए अब देखो, क्या इतना कठोर ट्रंप वास्तव में लगातार बने रहेंगे? तो ट्रंप के लिए अमेरिकी चीन करार की चाहत ज्यादा है। भले ट्रंप अपने को कठोर दिखा रहे हैं, भारत से व्यापार भी ट्रंप की मजबूरी है और चीन से सहसा सारा व्यापार ट्रंप नहीं छोड़ देंगे। उनके अरबपति समर्थकों की किस्मत भी चीन पर निर्भर करती है। भाई, भारत में कितना बड़ा मार्केट है आईटी का, आज इंस्टा का मार्केट, आज फेसबुक का मार्केट, जो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। आज गूगल का मार्केट, आज व्हाट्सएप का मार्केट, जितना भी आप सुन रहे होंगे ये सब अमेरिकी कंपनियां तो हैं। तो भारत से लड़ाई करने के बाद क्या अमेरिका को नुकसान नहीं होगा? तो अमेरिका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेगा। उसके अरबपति समर्थकों की किस्मत भी चीन पर निर्भर करती है, भारत पर भी निर्भर करती है। अगले लेख में मैं आपको बताने वाला हूं। आज के जोड़ तोड़ में अमेरिकी चीन रिश्तों के समीकरण के बारे में बस इतना पता है कि हमें कुछ नहीं पता। मतलब आज आप और हम गारंटी से नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, सहसा लड़ाई बैकफुट पे चली जाएगी, यानी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा। और फिर भू राजनीति, यूरोप के प्रति ट्रंप प्रशासन का तिरस्कार और यूक्रेन जैसे सहयोगियों के साथ इस तरह के व्यवहार का मतलब है कि यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व एशिया में अमेरिका के मित्र देश सुरक्षा के लिए अपनी निर्भरता का विकल्प तलाशेंगे। इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यूरोप भू राजनीति मतलब विश्व राजनीतिक परिदृश्य कैसा चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया। अमेरिका अब दुनिया से मतलब नहीं रख रहा है। यूरोप के प्रति तिरस्कार की भावना, यूक्रेन के साथ तिरस्कार की भावना। अभी आपने देखा है जेलेंस्की के साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो अमेरिका सबको किनारे कर दे रहा है। मतलब मेरे पर आप अपनी रक्षा के लिए अब पहले की तरह निर्भर नहीं है, मुझको आपसे ज्यादा मतलब नहीं है। मैं दो टूक बोल दूंगा, आप इस काम को करना है तो करें। अमेरिका आपकी दोस्ती तभी करेगा जब आप विश्व के लिए खतरा नहीं बनेंगे, अमेरिका के लिए खतरा नहीं बनेंगे। यानी आप अमेरिका का दोस्त बनकर आप पहले की तरह संरक्षण नहीं पा सकते। तो फिर देश जो है अपनी राजनीतिक निर्भरता का विकल्प तलाशेंगे। अब यह भी हो रहा है कि अमेरिका अब अंतरराष्ट्रीय पुलिस की भूमिका भी नहीं निभाएगा। ये चीन नहीं निभाएगा बोला गया है लेख में। मतलब अब दुनिया किधर देखेगी? तो हो सकता है दुनिया रूस की तरफ देखे, हो सकता है दुनिया चीन की तरफ देखे। तो चीन तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। चीन के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि चीन हमेशा अवसरवादी रहा है। वह अपने बाजारों को दुनिया के लिए नहीं खोलेगा और ना ही चीन क्या करेगा, और ना ही चीन अंतरराष्ट्रीय पुलिस की भूमिका निभाएगा।
मतलब चीन अमेरिका की तरह अंतरराष्ट्रीय पुलिस बनने वाला नहीं है। दुनिया में जो होना है होता रहे बोलेगा चीन, और चीन बोलेगा मेरा अपना हित सधे, मैं बिजनेस करूं, मैं पैसा कमाऊं। और रूस तो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, तो भारत जाए कहां? कहीं मत जाए। भारत अपने आप को और ज्यादा मजबूत करे, और जब हम मजबूत होंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। संक्षेप में राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें अवसर दिया है कि अपनी भूमिकाओं का फिर से आकलन करें, उपमहाद्वीप तथा हिंद महासागर क्षेत्र तथा क्वाड जैसे संगठनों के साथ एकीकृत हो जाएं, सहभागिता बढ़ाने के लिए अपनी बाहरी आर्थिक नीतियों में फेरबदल करें, टेरिफ से परे जाकर औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करें और एक स्थिर नीति अपनाएं। इस तरह के आप कुछ सुझाव दे सकते हैं, और उम्मीद है ये लेख आपको मददगार साबित होगा। अब सेकंड चीज बचा है, उभर कर सामने आता है, भाई अमेरिका से अभी हमारा संबंध बिगड़ने वाला नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो जो टेरिफ है उस टेरिफ को लेकर निगोसिएशन होना चाहिए, यानी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं का दौर आना चाहिए। तो देखिए सौदेबाजी की कला, कैसे हम सौदेबाजी की कला सीखें। फिलहाल भारत के लिए सबसे अच्छा दांव यही है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे रिश्तों और अमेरिका के साथ दूसरे देशों के मुकाबले भारत के बेहतर व्यापार संतुलन पर भरोसा करते हुए निकट भविष्य की सौदेबाजी पर ध्यान दे। यही नहीं, हमने एक बहुत समझदारी का कदम उठाया। भले विपक्ष ने आलोचना की कि ट्रंप ने टेरिफ बढ़ा दिया, हम मौन रहे। यही नहीं, भारत ने ट्रंप के टेरिफ के जवाब में बदले की कार्रवाई नहीं की। हमने अमेरिका पर टेरिफ बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, और इस संयम की बदौलत वह अच्छी स्थिति में है। चीन ने बदले की कार्रवाई की तो उसके ऊपर 125% टेरिफ लाद दिया गया। हम अभी शांत रहे तो अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध की संभावनाएं बनी हुई है। भारत कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स साजो सामान समेत अच्छा प्रदर्शन करने वाली निर्यात श्रेणियों की चुनिंदा सूची पर अस्थायी राहत पाने के लिए बात कर सकता है। सब तरफ टेरिफ को आप भले कम ना करें, कपड़े पर करें, इंजीनियरिंग सामान पर करें, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पर करें। इस तरीके से हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से टेरिफ में कमी की बात करेंगे। दूसरा, हम अमेरिका से भी कुछ आयात बढ़ाएंगे। वह ऊर्जा उत्पादों या रक्षा उपकरणों सरीखे अमेरिकी उत्पादों का आयात बढ़ाने के उपाय भी प्रस्तावित कर सकता है। भाई ये तो व्यापार है, आप हमारे सामान पर टेरिफ कम करें, हम आपका आयात बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम आपके और अधिक खरीदार बनेंगे, हम किसी दूसरे देश से आयात ना करके आपसे और अधिक आयात पर निर्भरता बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अमेरिका की विलास की वस्तुओं और ऑटोमोबाइल पर आयात शुल्कों में चरणबद्ध कटौतियां करने से भी सद्भावना का अच्छा संकेत जाएगा, यानी हम अमेरिका से आयात बढ़ाएंगे, अमेरिका की वस्तुओं पर यहां टेरिफ कम करेंगे और अपनी वस्तुओं पर अमेरिका से टेरिफ कम करने के लिए मांग करेंगे। तो ये द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं से होगा, और भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं कर रहा है, ये बड़ा अच्छा संकेत है। तो शुरू किए इस धमकी के बाद ये देखिए इंडिया टुडे का अगला अंक का एक है कि भाई भारत की यात्रा पर अमेरिका की तरफ से आ गए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस। तो ये इस बात का अपने आप में प्रत्यक्ष संकेत है कि अमेरिका भी भारत से बेहतर व्यापार संबंध चाहता है। और वेंस ने क्या कहा जयपुर में, हम यहां उपदेश देने नहीं आए हैं कि आप खास तरीके से चीजें करो, हम साझेदार बनकर आपके पास आए हैं। पार्टनरशिप की बात हो रही है, अपने संबंधों को मजबूत बनाने की गरज से आए हैं। इन शब्दों से भारत के लोग आश्वस्त हुए होंगे। अधिकांश लोगों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ उनका लाइव टीवी मुकाबला देखा होगा, वेंस का, ट्रंप का। पर जैसा वो जेलेंस्की के साथ कर रहे थे, भारत के साथ बिल्कुल उस लहजे में बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय इकोनॉमी की अमेरिकन इकोनॉमी को भी क्या है, आवश्यकता है। अधिकांश लोगों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ उनका लाइव टीवी मुकाबला देखा होगा। कुछ लोग यूरोपीय नेताओं को संबोधित करने वाले उनके आक्रामक भाषण को देख करके हतोत्साहित होंगे, लेकिन भारत के साथ समीकरण अलग है और नई दिल्ली की रणनीतिक सूझबूझ भी अच्छी है। सभी पैमानों पर वेंस का भारत दौरा दोनों पक्षों के लिए सफल माना गया। क्या क्या हुआ, मतलब इसी क्रम में अगली कड़ी का ब्रीफ बस बता दे रहा हूं। वीडियो लंबा होते जा रहा है, पर उम्मीद है आपको ये जानकारियां प्रदान कर रहा है।
वेंस की यात्रा से नई दिल्ली को भरोसा मिला कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी अमेरिका और भारत द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से व्यापार के क्षेत्र में अच्छे बढ़ रहे हैं। पीएमओ व्हाइट हाउस ने कहा कि बीटीए के लिए रोड मैप तैयार है। अमेरिका में वार्ता शुरू हुई, इससे $50 करोड़ के व्यापार तक पहुंचने के द्विपक्षीय लक्ष्य को हासिल करने, अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने और भारत को अपने कृषि क्षेत्र की रक्षा करने में मदद मिलेगी। और क्या हुआ, जैसे मैं पिछले लेख में हिंट कर रहा था, वेंस ने अमेरिका से अमेरिकी रक्षा उत्पाद और ऊर्जा खरीद को बढ़ाने का आग्रह किया, यानी अपना बिजनेस वो करना ही चाह रहे हैं, तो हम आपका बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये नेगोशिएशन है, उस धमकी से बाहर निकलने का या इस टैरिफ की सुनामी से रास्ता पाने का उपाय इस वार्ता में आपको दिख रहा है। इस लेख को भी आप यहाँ पर यूज करें कि वेंस ने भारत से अमेरिकी रक्षा उत्पाद और ऊर्जा खरीद को और बढ़ाने का आग्रह किया। F-35 जेट जेवलिन 80 टैंक मिसाइल स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन की पेशकश की, यानी आप अमेरिका से ये सब चीजें खरीदें। भारत प्रशांत में भारत अमेरिका सहयोग, पश्चिम एशिया की स्थिति, यूक्रेन भी मोदी वेंस की वार्ता का हिस्सा रहा। वेंस ने कहा कि भारत अमेरिकी संबंध 21वीं सदी को आकार देंगे। मोदी की कठोर वार्ताकार होने के लिए प्रशंसा की, यानी हमारी डिप्लोमेसी भी, हमारी वार्ता करने की क्षमता भी विश्व स्तर पर सराही जाती है। तो उम्मीद है आप इस सब को पढ़ करके एक अच्छा सा लेख बनाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। आप गंभीरता से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जो मेरा पिछला वीडियो आया था, उससे बहुत से छात्रों ने मुझे निबंध बनाकर भेजा है मेरे नंबर पर। आप भी निबंध बनाकर मुझे भेज सकते हैं। अच्छा लगता है जब क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ओर से होती है, तो पढ़ाने का उत्साह और बढ़ता है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अध्ययन जारी रखें और अब आप किस मुद्दे पर मुझसे निबंध चाहते हैं बताएं, ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।